नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, सबसे पहले जीके जीएस की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी TRE4 और बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। और मेरा कहना है साथियों, जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी यदि आपको वर्दी चाहिए या आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप जान लगा दीजिए और नहीं तो जाने दीजिए। अगर आप जान नहीं लगाते हैं तब जाने दीजिए, अगर आप पाना चाहते हैं तो जान लगा दीजिए। ये तूफान सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग बिहार की सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर होती है। ए में है 111 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 45 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 111 किलोमीटर। इसका जो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसका करेक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाता है 111.32 किलोमीटर। इस प्रकार से अप्रॉक्स में 111 किलोमीटर हम लोग लेके चल सकते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ कुछ मुख्य बातें कही गई है। यहाँ कहा गया है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होता है। अगर देशांतर रेखा, अब बात करते हैं देशांतर रेखा की, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। देशांतर रेखाएं क्या है? वे काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखा पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है। आगे अगर बात करते हैं तो कहेंगे ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है, इसलिए उनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। यानी एक चीज़ और एक बात और याद रखने वाली बात है कि ये प्रश्न भी तो बन सकता है कि कहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है, तो वो याद रखेंगे ध्रुव पर। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? शून्य होती है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग दुनिया में किसी भी स्थान को सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी देशांतर रेखा और अक्षांश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पोजीशन को बताने के लिए, स्थान के स्थिति को बताने के लिए, कोई स्थान पृथ्वी के किस भाग में कहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब पर, रावी पर, सतलज पर या सिंधु पर? यहाँ पर आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये जो नदी है, इसी नदी पर बागलीहार बांध है। और बताइए यहाँ पर ये जो बांध आप देख रहे हैं ये बागलीहार बांध है और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बागलीहार बांध, जिसे बागलीहार पनबिजली परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में, कहाँ? जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है और निर्मित एक नदी परियोजना है। ये क्या है? एक नदी परियोजना है। याद रखेंगे कि ये जो बागलीहार बांध जो है इसे बागलीहार पनबिजली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में। आगे अगर बात करेंगे तो कहा गया है कि भारत में सबसे पुरानी बांध कावेरी नदी पर बना है। तमिलनाडु का कल्लनई बांध है।
मतलब तमिलनाडु के जो कल्लन नई बांध है वो भारत के सबसे पुराना बांध है और ये तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बांधे गए हैं। अगर आगे हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषित बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार से जो बांध जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, क्योंकि बांध का निर्माण बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किया जाता है। जैसे कि बांध से एक तो बाढ़ नियंत्रण होता है, दूसरी बात बिजली का उत्पादन होता है और उसके बाद क्या होता है, जल भी संरक्षित रहता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तो यह परियोजना 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यानी ये जो बगलीहार बांध परियोजना है ये कितना 450 करोड़ मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ये पॉइंट भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बगलीहार परियोजना जो है वो कितना मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि डैश नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, केन नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो इसका सही आंसर होने वाला है केन नदी। केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के क्या करती है, गुजरती है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, केन नदी गुजरती है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। यानी ये जो केन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। और ये जो केन नदी है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के जीवन रेखा के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में जितने भी पशु है, पक्षी है, वो इसी नदी के पानी पी करके जीवित रहते हैं। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, तो कहता है कि यह राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और यमुना नदी की सहायक नदी है, जो बात हमने यहाँ पढ़ लिया था। कहता है कि केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह वन्य जीवों के लिए पानी का स्रोत है और जलीय जीवों का घर है। यानी यह वन्य जीवों के लिए, वन में जो जीव रहते हैं जैसे शेर, चीता, भालू, हिरन, इस सब के लिए क्या है, पानी के स्रोत है। और इसके अलावे उस उद्यान में जो जलीय जीव है उसका ये घर के तरह कार्य करता है। कौन, ये केन नदी। केन नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे जलीय जीव पाए जाते हैं। इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे क्या पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर, पढ़िए और बताइए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की गुफा, बड़ी गुफा स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, सांची में, अमरकंटक में या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बताइए ये कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है ये बी यानी सांची में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, ये सांची में अवस्थित है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा जैसे कैलाश मंदिर गुफा, 16 गुफा है इसमें के नाम से जाना जाता है। यह एलोरा की गुफा में स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है, औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के। कहा गया है कि एलोरा गुफाएं, जिन्हें स्थानीय रूप से बैरुल लैनी के नाम से जाना जाता है, औरंगाबाद 40 गांव मार्ग के मार्ग पर जिला मुख्यालय औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। एलोरा दुनिया का सबसे बड़ा एकल अखंड उत्खनन महान कैलाश यानी जिसमें 16 गुफाएं हैं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा में 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। एलोरा गुफाओं को
1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या है इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी, डोडो, डोगरी या मैथिली? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान की 8वीं सूची में आखिर भाषा कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। कितने हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें है असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे डोगरी भी है, बोडो भी है और मैथिली भी है। तो ये तो तीनों संविधान के 8वीं अनुसूची में है। अब ये तीनों आ ही गया तो ऑप्शन में से बच कौन गया? तो ऑप्शन में से जो बच गया वो है भोजपुरी। कौन है? भोजपुरी। यानी भोजपुरी भाषा को अभी तक 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी ए इज द राइट आंसर। कुछ और विशेष जानकारी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें कहता है कि अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा जो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट भाषा के रूप में उभर रहा है और था भी और है भी और रहेगा भी, उसे अभी तक भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। शुरुआत में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम के जरिए शामिल किया गया। उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संशोधन अधिनियम के जरिए शामिल किया गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? कहता है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? मॉरिशस, थाईलैंड, सुमात्रा या फिजी? तो इसका सही आंसर होने वाला है फिजी। हिंदी भारत के साथ साथ फिजी का भी आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अलावा हिंदी फिजी की भी आधिकारिक भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी या आधुनिक मानक हिंदी विश्व का एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राज्य भाषा है। ये बात भी याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि भारत का एक राज्य भाषा है हिंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए जल्दी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1562-72 में, 1549 में, 1539 में या 1557 में? तो चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 1539 में। पूरा डेट कौन बताएंगे? याद रखेंगे, इसका डेट था 26 जून 1539। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 26 जून 1539, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ चौसा, और कहता है कि चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच बिहार के चौसा में लड़ी गई थी। यानी ये जो युद्ध है ये मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी यानी
डायरेक्टली कहे तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये लड़ी गई थी। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी और शेरशाह सूरी की जीत हुई। इसमें किसकी जीत हुई थी? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। यह 26 जून 1939 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। यानी यह जिला की बात करें तो बिहार के बक्सर जिला में हुआ था और बक्सर जिला के भी चौसा गांव में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हुमायूं जो मुगल सम्राट थे और अफगान सम्राट शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट, कलहन, कालिदास या सोमदास। राजतरंगिणी, यहाँ पर यह फिगर आप देख सकते हैं। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये कलहन है। यहाँ पर जो पंडित जी को दिख रहे हैं ये पंडित जी और कोई नहीं, ये कलहन साहब है। और यहाँ पर कहा गया कि राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। यानी राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। क्या है? राजाओं की नदी है, जिसका भावार्थ राजाओं का इतिहास या समय का प्रवाह है। यह कविता के रूप में है। यानी यह किस रूप में है? कविता के रूप में है ना। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी है, एक महाकाव्य है जिसकी रचना शास्त्रीय भाषा संस्कृत में 1448 से 50 में कश्मीर, आधुनिक जम्मू और कश्मीर का राज्य का हिस्सा में किया गया था। यानी इसमें कश्मीर की कहानी कश्मीर में किया गया था और कब? 1448 से 50 के बीच में किया गया था। और ये किसके रूप में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये कविता के रूप में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि राजघाट बांध डैश नदी पर, राजघाट बांध डैश नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। केन नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या तावा नदी पर। राजघाट परियोजना किस परियोजना? राजघाट बांध डैश नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। इसे जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होने वाला है बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ये जो आप बांध देख रहे हैं ये ही राजघाट बांध है जो बेतवा नदी पर अभी तक निर्माणाधीन है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि राजघाट बांध बेतवा नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। राजघाट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसकी आधारशिला 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। यानी इनका आधारशिला कौन रखा था? इंदिरा गांधी के द्वारा 1961 में रखा गया था। यह एक बड़ी जलाशय और अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। राजघाट बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। इसका दूसरा नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजघाट बांध का दूसरा नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। कहता है इस घाट में 3 नहरों की पानी वितरित करती है, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश को और 1 मध्य प्रदेश को पानी आपूर्ति करती है। यानी इस बांध से 3 नदी की पानी वितरित होती है, जिसमें से 2 नदी की पानी उत्तर प्रदेश में जाती है और 1 कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश में जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि 10वीं शताब्दी के 64 योगिन मंदिर डैश देवी को समर्पित है। दुर्गा देवी को, लक्ष्मी को, सरस्वती को या गंगा को। तो 64 योगिन मंदिर जो है वो देवी दुर्गा को समर्पित है। यानी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। देवी दुर्गा को समर्पित ये मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 योगिन मंदिर
का फिगर है, किस प्रकार से ये पत्थर से बनाया गया ये मंदिर है। कहता है कि 64 योगिन मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। 64 योगिन मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित देवी का एक ध्वस्त मंदिर है। यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? 64 योगिन मंदिर, जो देवी दुर्गा को समर्पित है और इसे ध्वस्त कर दिया गया है, जो अभी तक विद्यमान है। अन्य स्थानों पर भी 64 योगिन मंदिर है, किंतु यह अकेला एक ऐसा मंदिर है जिसका प्लान आयताकार है। इसका प्लान कैसा है? आयताकार है। इस बात को याद रखेंगे। 64 योगिन मंदिर का प्लान जो है वो क्या है? आयताकार है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख करके लाइक किए बगैर नहीं जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।